मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड, ये लोग भी अपना 550 करोड़ का आईपीओ लेकर आने वाले हैं एंड इसके लिए इन्होंने सेबी के पास रिसेंटली डीआरएचपी फाइल कर दिया है। आइए जानते हैं बेक्टर्स फूड के आईपीओ के बारे में। मैं हूं सीए प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी बनी थी 95 में क्वेकर्स क्रेमिका फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। 99 में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया टू मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। 2001 में कंपनी कन्वर्ट हो गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एंड नाम हो गया मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड। ये कंपनी प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम सेगमेंट में बिस्किट बनाती है एंड बेकरी प्रोडक्ट्स बनाती है। ऑल ओवर इंडिया इनकी 5 स्टेट्स के अंदर 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू ये 26 स्टेट्स के अंदर बिजनेस करते हैं। 2 फैसिलिटीज़ हैं इनकी पंजाब के अंदर, एक है हिमाचल प्रदेश के अंदर, एक है यूपी के अंदर, एक है महाराष्ट्र के अंदर एंड एक है कर्नाटका के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी बिस्किट्स डिवीजन की। बिस्किट सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करते हैं मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका ब्रांड के नाम से। ये कंपनी 160 डिफरेंट वेराइटीज़ की बिस्किट्स बनाती है एंड जो इंडिया में सीएसडी कैंटीन्स हैं उसके अंदर ये लार्जेस्ट सप्लायर है एंड रेलवे को भी ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में सप्लाईज करते हैं। ये कंपनी अक्रॉस द ग्लोब 64 कंट्रीज़ के अंदर बिस्किट्स को एक्सपोर्ट करती है एंड जो एक्सपोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता है वहाँ पर इनका 50% का शेयर है एंड ऐसे ही जो बिस्किट्स इंडिया से कनाडा में एक्सपोर्ट होती हैं उसके अंदर इनका 25% का शेयर है। इंडिया से जितनी भी बिस्किट्स एक्सपोर्ट होती हैं उसका 12% एक्सपोर्ट ये कंपनी करती है। साथ ही साथ ये लोग मैंडलेज इंडिया के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ओरियो बिस्किट्स का एंड चोकोबेक्स कुकीज़ का। अक्रॉस द ग्लोब वॉलमार्ट हो गया, टेस्को हो गया, सॉपलाइट हो गया, डोलरामा हो गया एंड ट्रांसनेशनल फूड हो गया। ये कुछ बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स हैं जहां पर इनके प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। ये एक ओवरव्यू था कंपनी के बिस्किट सेगमेंट्स का। अब जानते हैं थोड़ा सा बेकरी सेगमेंट के बारे में। कंपनी बेकरी बिजनेस करते हैं इंग्लिश ओवन ब्रांड नेम से। इंग्लिश ओवन का दिल्ली, एनसीआर एंड मुंबई के अंदर लार्जेस्ट मार्केट शेयर है एंड अगर आप नेट पर सर्च करोगे हेल्दीएस्ट ब्रेड्स के नाम से तो इंग्लिश ओवन का नाम सबसे पहले आएगा। आजकल अगर कोई बोलता है कि ये हमारा प्रोडक्ट हेल्दी है तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। तो बेकरी सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है इंग्लिश ओवन ब्रांड नेम से एंड इस सेगमेंट में कंपनी बनाती है ब्रेड्स, बर्गर बन्स, पिज़्ज़ा, फ्रोजन पिज़्ज़ा एंड डेजर्ट्स के अंदर कंपनी बनाती है केक्स, कपकेक्स एंड कुकीज़। बिस्किट सेगमेंट में इनके 160 प्रोडक्ट्स थे, बेकरी सेगमेंट में इनके 98 प्रोडक्ट्स हैं। इनके कुछ रेगुलर क्लाइंट्स हैं, इनके नाम सुनिए। मैकडी एंड बर्गर किंग, ये जब से इंडिया में एंटर हुए इनके रेगुलर क्लाइंट हैं। इसके अलावा डोमिनोज, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, टाको बेल, विंडीज, कर्ल्स जूनियर, सबवे, पीवीआर, ये कुछ वेल नोन ब्रांड्स हैं जिनको कंपनी रेगुलर बेसिस पर सप्लाई करती है। ये कंपनी के रेगुलर क्लाइंट्स हैं। जैसे कि पहले ही बताया, कंपनी ऑपरेट करती है प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम सेगमेंट में। क्वालिटी वाइज कंपनी किसी भी प्रोडक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती एंड इन्होंने सर्टिफिकेशन लिया हुआ यूएस एफडीए एंड ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम से भी। इस तरह के बिजनेस को देखकर किसी की भी आंखों में डॉलर्स छप जाएंगे। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। बिजनेस तो कंपनी का बहुत लुक्रेटिव है। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो लास्ट के 3-4 साल से इनकी रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है और अगर आपकी सेल फ्लैट है इसका मतलब आपका प्रॉफिट तो नीचे चलता जाएगा। रीज़न बीइंग इंडिया में इन्फ्लेशन है और अगर इन्फ्लेशन है तो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होगी, आपके अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे जैसे कि रेंट हो गया, सैलरीज हो गई। आप अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो वो लगातार 3 सालों से कम होता जा रहा है एंड साथ ही साथ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी कंपनी की लगातार बढ़ती जा रही है। डेप्रिसिएशन अगर बढ़े तो ठीक है, वो जस्टिफाइड है बिकॉज वो नॉन कैश एक्सपेंस है। अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है दैट मीन्स इट्स अलार्मिंग। किसी भी कंपनी जिसके इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं मार्केट उसे कभी भी पॉजिटिव नहीं लेता। मार्केट के अंदर कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं ब्रिटानिया, नेस्ले, डीएफएम फूड एंड प्रताप स्नैक्स। ये कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट्स खुद ही बनाकर बेचती है प्लस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। अगर आप कंपनी को कंपेयर करोगे कॉम्पिटिटर्स के साथ तो सीएजीआर एंड ग्रॉस मार्जिन में कंपनी का कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे आगे है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट्स खुद ही बनाती है प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। दैट मीन्स इन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी की हुई है एंड इस वजह से इनका रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कभी भी ज़्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू अदर्स जो इनसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं।
इस फ्रंट में अगर आप कंपनी को कॉम्पिटिटर से कंपेयर करोगे एबिटा वाइज, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इस फ्रंट के अंदर कंपनी टॉप पर नहीं है। ऑन दी अदर हैंड कंपनी बॉटम में भी नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। तो एबिटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का ठीक है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिशन। साथ ही साथ कंपनी का मार्च 2020 में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलमोस्ट डबल हो गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड उस कैश को कंपनी ने यूज़ किया है अपने डेट्स की रीपेमेंट के लिए। तो फ्यूचर में जो भी कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। बट जो फिगर्स कंपनी ने जून क्वार्टर्स की दिखाई हैं उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होते दिख नहीं रहे हैं। ये एक ब्रीफ था कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब जानते हैं कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 550 करोड़ का। इसमें से 50 करोड़ तो कंपनी के पास आएंगे एंड 500 करोड़ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, बेसिकली लीनस, मैबल्स, जेडब्ल्यू क्राउन, जेडब्ल्यू कन्फेक्शनरी के पास। एंड उसमें से भी कंपनी 40 करोड़ रुपए यूज करेगी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जिससे कंपनी को फायदा होगा बिकॉज उसकी वजह से कंपनी की सेल बढ़ेगी एंड प्रॉफिट भी बढ़ेगा। एंड 10 करोड़ कंपनी यूज करेगी अपने जनरल खर्चों के लिए। बेसिकली आईपीओ साइज है 550 करोड़ का, जिससे कंपनी को ट्रू सेंस में फायदा होगा वो है सिर्फ 40 करोड़, 10 करोड़ जनरल खर्चे एंड 500 करोड़ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ले जाएंगे। ये एक ब्रीफ था कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो अब जानते हैं कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट आपकी पर्सनल चॉइस है एंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। बट इन्वेस्ट करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि नंबर आईपीओ कभी भी सस्ते वैल्यूएशन पर नहीं आते। कंपनी ने 2018 में भी एक डीआरएचपी फाइल किया था सेबी के पास 800 करोड़ के आईपीओ के लिए। किसी भी वजह से वो आईपीओ नहीं आया। अब कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है एंड आईपीओ साइज है 550 करोड़ का। तो क्या रीजंस थे 2018 में आईपीओ ना आने के? वी डोंट नो। कंपनी के जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आप कुछ भी ले लो, आप कंपनी की सेल ले लो, आप कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स ले लो, एबिटा ले लो, पैट ले लो, रिटर्न ऑन इक्विटी ले लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो, या फिर आप कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल ले लो, सबका सब इम्प्रूव हुआ है। ऐसा टाइम जहां पर पूरी इंडिया लॉकडाउन में थी एंड जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे उनका भी बिजनेस डाउन हुआ, तो अकेली इस कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी कैसे इंप्रूव हो गई जून क्वार्टर के अंदर। 2018 में कंपनी का आईपीओ क्यों नहीं आया एंड जो अब आईपीओ आ रहा है उसमें आईपीओ साइज कम कैसे हो गया? साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि जून क्वार्टर्स के रिजल्ट को बेसिस बनाकर प्रमोटर एक अच्छी वैल्यूएशन पर एग्जिट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर कंसीडर करने चाहिए। ये एक ब्रीफ एनालिसिस था मिसेस बैक्टर्स फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड का। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।